नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षी त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डोईवाला रानी पोखरी के बीच जाखन नदी पर बने नवनिर्मित पुल का सीएम ने लोकार्पण किया है। डबल लेन पुल का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तय समय पर विकास योजनाएं पूरी कर जनता को समर्पित करना हमारी सरकार का संकल्प है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डोईवाला और रानी पोखरी के बीच पिछले साल 27 अगस्त को नदी में आई बाढ़ के कारण पुल टूट गया था और इसी पुल का निर्माण सरकार ने तत्काल किया है। और आपको ये भी बता दें कि इस पुल के निर्माण में बहुत अधिक धनराशि खर्च हुई है। 16 करोड़ की धनराशि इस पुल के निर्माण में खर्च हुई है और इस पुल को 6 महीने के भीतर पूरा बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है, जिसे NHAI और PWD डोईवाला ने निर्माणदायी संस्था के साथ मिलकर तय समय में पुल बनाकर जनता को समर्पित कर दिया है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे थे और पुल का लोकार्पण उन्होंने किया। सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ये बात इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कही। एक नया वर्क कल्चर कि जिन योजनाओं का भी हम लोग शिलान्यास करेंगे, हमारी सरकार में जिनके भी शिलान्यास होंगे उन सभी योजनाओं के लोकार्पण होंगे, यानी कि जो योजनाएं प्रारंभ होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी और इस दिशा में हमारा तेज़ी से काम चल रहा है। साथ ही साथ जो समय की जो समयावधि है उस समयावधि में ही काम हो। यहाँ पर 2 लोकार्पण हुए हमारे रानी पोखरी पुल का और विकास नगर विधानसभा के अंदर शीतला नदी के पास जो मार्ग है उसका आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इस पुल के निर्माण होने से आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सुविधाएं हमको हुई हैं। अभी ये देखिए समय पे पुल बना है। मैं PWD का भी और अपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। विधानसभा बैकडोर भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सस्पेंड सचिव मुकेश सिंघल को भेजा गया है गैरसैंण। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सस्पेंड अवधि में गैरसैंण अटैच किए गए हैं मुकेश सिंघल और आदेश मिलते ही मुकेश सिंघल ने गैरसैंण में ज्वाइन कर लिया है। अपने पदभार को उन्होंने ग्रहण कर लिया है। आदेश मिलते ही मुकेश सिंघल ने गैरसैंण में ज्वाइन किया है। सस्पेंड अवधि में गैरसैंण अटैच किए गए मुकेश सिंघल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सस्पेंड सचिव मुकेश सिंघल को गैरसैंण भेजा गया है। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में इनको सस्पेंड किया गया था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सस्पेंड सचिव मुकेश सिंघल को भेजा गया है गैरसैंण और वहां पर गैरसैंण पहुंचकर आदेश मिलते ही गैरसैंण पहुंचे मुकेश सिंघल और गैरसैंण में किया ज्वाइन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले को लेकर ये जानकारी आदेश मिलते ही मुकेश सिंघल ने गैरसैंण में ज्वाइन किया है। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय थोड़ी सी उथल पुथल मची है विधानसभा में और मेरे पास इस समय सचिव भी नहीं है, तो उसकी तैयारी में हूँ। ढूंढ रही हूँ कोई ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा सक्षम तरीके से चला पाए। तो जल्द मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं। अभय कैंथुरा ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, देखिए ये पूरा मामला जो है बैकडोर भर्ती का, जिसके बाद सरकार को कई तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि बैकडोर भर्ती मामले को लेकर सस्पेंड सचिव मुकेश सिंघल को गैरसैंण भेजा गया है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, विधानसभा में जो बैकडोर की जो भर्तियां हुई थी उन भर्तियों को निरस्त करने का काम यहाँ पर चल रहा है। अभी के ऑर्गेनाइजेशन जो नगर है यहाँ पर जाने का काम विधानसभा सचिवालय लगभग 250 के करीब ऐसे कर्मचारियों को सकता है। लेकिन इससे पहले अगर सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो विधानसभा के जो सचिव थे मुकेश सिंघल, उनको भी यहाँ पर निलंबित कर दिया गया था। जब जांच चल रही थी पूरे प्रकरण की, उस दौरान उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया था। उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने का किया गया था। अब उनका निलंबन यहाँ पर हुआ। तो ऐसे में अब उत्तराखंड में जो देहरादून में विधानसभा है वहाँ पर अपना काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि पूरे अटैचमेंट के तौर पर जो गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित जो विधानसभा का सचिवालय है वहाँ पर उन्हें अटैचमेंट के तौर पर भेजा गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना ज्वाइनिंग यहाँ पर कर ली है। और जब तक ये कह सकता है कि पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, जांच चलती रहेगी, उनका जो निलंबन है उसी निलंबन की अवधि पर वो वहाँ पर विधानसभा का काम देखेंगे। कोई
वित्तीय पावर या कोई प्रशासनिक अधिकार उनके पास नहीं होंगे। सिर्फ रूटीन जो वर्क होगा उस रूटीन वर्क को काम करते नजर आएंगे। किसी प्रकार का आदेश उनके द्वारा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा इस दौरान। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब उनकी इस असेसमेंट को लेकर भी तरह तरह के सवाल यहाँ पर सरकार के ऊपर या विधानसभा प्रशासन के ऊपर यहाँ पर खड़े किया जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के सीधे तौर पर एक पूछने का काम यहाँ पर किया जा रहा है कि जिन अधिकारियों का निलंबन यहाँ पर हो चुका है उनको वापस असेसमेंट में रखने की अभी जरूरत क्या है। और खासतौर पर देहरादून सरकार को उन्हें अगर भराड़ीसैंण भेजा जा रहा है तो उसके पीछे फिर जो विधानसभा अध्यक्ष की जो मंशा है वो स्पष्ट यहाँ पर होनी चाहिए थी। क्योंकि उनका कहना है कि जो जिस तरह के काम उन्होंने यहाँ पर करे हैं, जिस तरह की बच्चों में उनकी संलिप्तता यहाँ पर रही है, तो ऐसे में उनके द्वारा भराड़ीसैंण में भी कुछ अनैतिक कार्य यहाँ पर किए जाएंगे जो नियमों के विपरीत होंगे। और उन सब चीजों से एक बार फिर जो गैरसैंण का जो भराड़ीसैंण स्थित जो सचिव विधानसभा जो भवन है वो वहाँ पर प्रभावित होता और नजर आएगा। तो इन सब चीजों को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा अध्यक्ष किस प्रकार से इन सब चीजों पर अपना जवाब यहाँ पर देती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि विधानसभा सचिव का गैरसैंण में अटैचमेंट किया जाना सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के लिए ही समय मुसीबत बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये मामला शुरू से ही सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है और अब इस मामले में इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। सरकार को कहीं ना कहीं विपक्ष अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है इस मुद्दे को लेकर। विपक्ष लगातार वैसे ही निशाना पर सरकार को रखे हुए था और अब इन मामलों को लेकर जैसे अभी चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसको देखकर यही लगता है कि मामला काफ़ी लंबा अभी चलने वाला है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि लगातार ये अभी तक तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि 2016 से 2022 के बीच जो कर्मचारी यहाँ पर रखे गए थे, तदस्थ नियुक्तियां जिनकी हुई थी उनको हटाने का काम यहाँ पर हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों जांच समिति ने अपनी सिफारिश है विधानसभा अध्यक्ष को यहाँ पर सौंपी थी, तो उन सिफारिशों में उन सुझावों में ये भी कहा गया था कि 2016 से पहले के जो भी कर्मचारी है उनको लेकर भी यहाँ पर जाँच की जा सकती है। तो अगर उस पर सरकार का अनुमोदन यहाँ पर मिल जाता है, शासन का अनुमोदन यहाँ पर मिलता है, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से उन सब चीजों को लेकर भी निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी जो कार्रवाई है वो 250 उन कर्मचारियों पर है जिसकी तदस्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय सरकार ने अब तक विधानसभा और सबसे बड़ी बात है कि किसी सरकार के चले जाने के बाद घोटालों के उजागर होने की जानकारियां तो हमने पहले भी सुनी हैं, लेकिन सरकार के सत्ता में रहते हुए और घोटाले सामने आते हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा छवि सरकार की खराब होती ही है। और ये मामला वाकई इतना बड़ा है और जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि इस मामले को लेकर अभी सरकार को बहुत कुछ करना बाकी है। चले अभय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा के सचिव रहे मुकेश सिंघल को अब निलंबन के बाद अब जब गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में अटैच कर दिया गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने खड़े कर दिए हैं कई सवाल। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि निलंबित किए गए पूर्व विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को क्या सोचकर विधानसभा सचिवालय ने वहां भेजा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि अगर विधानसभा में ऐसे ही नियुक्तियां होती रही तो फिर ऐसे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सभा सचिव मुकेश सुनने में आया है कि विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल जिन्हें कि सस्पेंड कर दिया गया था, बहुत ही संगीन इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे हैं, उन्हें अब विधानसभा भराड़ीसैंण में अटैच कर दिया गया है। शायद अब कोई बड़ा खेल मुकेश सिंघल वहां भी अंजाम दें, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि क्या ये न्याय हुआ है। जिस तरह के गंभीर आरोप सिंघल साहब पर हैं, क्या सिर्फ सस्पेंशन करना और उनको भराड़ीसैंण अटैच कर देना, क्या उन लोगों के साथ पूरा न्याय है? बीजेपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देहरादून के दौरे पर हैं और जो सुबह बीजेपी कार्यालय प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उसके बाद से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कई विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री साथ ही साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी उन्होंने मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद सभी लोग रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और मंथन चिंतन यहाँ पर चल रहा है। जिस तरीके से स्थिति अभी बनी हुई है उत्तराखंड की, उसको लेकर भी यहाँ पर चिंतन मंथन चल रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण बातचीत हुई और इस जो बैठकें अभी फिलहाल चल रही हैं उसमें कई मुद्दों पर कहा जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहट है उसको लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण बातचीत चल रही होगी, ये माना जा रहा है और उस बैठक को कई बिंदुओं पर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रदेश कार्यालय में रखी गई है श्रद्धांजलि सभा। अंकिता भंडारी को सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि नेता देने के लिए पहुंचे और इसके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, देहरादून में प्रदेश कार्यालय में अंकिता भंडारी को सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। उनकी तस्वीर के आगे सभी ने पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि दी। अंकिता भंडारी को सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने भी श्रद्धांजलि अंकिता को दी। 7 दिन बाद बीजेपी को 7 दिन के बाद आपको बता दें कि बीजेपी ने इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, जहां पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे और सभी ने अंकिता को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर लगातार बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है और अंकिता हत्याकांड को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी सरकार लगातार कह रही है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा कि अंकिता को न्याय दिया जा सके, परिजनों को आर्थिक मदद दी जा सके और इस तरह के मामले उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक हैं और ऐसे मामले आगे ना हो, उसको लेकर भी प्रयास किया जाएगा। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अंकिता को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम बीजेपी के विधायक मौजूद रहे और सभी ने, बीजेपी के नेताओं ने अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। देहरादून में प्रदेश कार्यालय में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कराया गया था। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने भी श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ बीजेपी के कई बड़े अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि अंकिता भंडारी को बीजेपी ने श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पूरी राज्य में गठन के बाद पहली बार बीजेपी बोर्ड बनने की स्थिति में 17 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। निर्दलीय और बीएसपी ने दी बीजेपी को कड़ी टक्कर। आम आदमी का खाता भी नहीं खुला है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर जीत की घोषणा नहीं हुई है। कुछ समय बाद निर्वाचन अधिकारी लिस्ट जारी करेंगे। 17 सीटों पर जीत के सबसे ज्यादा आगे बीजेपी ही बताई जा रही है। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं। पहली बार बीजेपी बोर्ड बनाने की तैयारी में। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना पूरी हो चुकी है और जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल आधिकारिक घोषणा जीत की किसी की नहीं की गई है, लेकिन पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। राज्य के गठन के बाद पहली बार बीजेपी बोर्ड बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। विकास चौहान ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है? कहा जा रहा है कि मतगणना पूरी हो गई है और बीजेपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक मैराथन मतगणना के बाद अब जो मतगणना कार्य वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है। अधिकारी आज शाम को उसकी पूरे घोषणा करेंगे, जिसके बाद क्लियर होगा कि क्या स्थिति है। हालांकि भाजपा का ये दावा है कि उनका बोर्ड बन रहा है और उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीत करा रहे हैं। अगर बात करें किस तरह की सीट है लगभग, तो उसमें 11 सीटें भाजपा को मिल रही हैं। वहीं निर्दलीय 17 यहाँ पर सबसे ज्यादा निर्दलीय जीत कर आए हैं। तो वहीं भाजपा केवल 5 सीटों तक ही सीमित यहाँ पर रह पाई है और उसके साथ साथ आपने भी एक सीट पर यहाँ पर अपने खाता यहाँ जरूर खोला है। तो कह सकते हैं कि भाजपा बिल्कुल परवल दावेदार है और इस समय दिखाई दे रही है, जो अपना बोर्ड यहाँ पर बनाती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विकास, और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार किया था, उसके बाद भी जो स्थिति बनी आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में, वो बहुत ज्यादा निराशाजनक थी। लेकिन यहाँ पर आप जैसे कि बता रहे हैं कि खाता तो कम से कम खुला है आम आदमी पार्टी का, तो ये बड़ा, बिल्कुल ये बड़ा कह सकते हैं कि बड़े बदलाव की तरफ ये इशारा कर रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। जी बिल्कुल,
जिस तरह से समीकरण देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आदमी पार्टी ने जरूर यहाँ पर खाता खोला है। वहीं अगर हम बात करें भाजपा की, तो जिस तरह से अभी भाजपा कांग्रेस ने फेरबदल करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर हराया था अनुपमा रावत ने, जिसमें ग्रामीण विधानसभा आती है, लेकिन वहां पर कुछ ही महीनों में समीकरण बिल्कुल बदले हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको नकारते हुए जनता ने कहीं ना कहीं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको एक बार फिर से यहाँ पर अपना उम्मीदवार यहाँ पर चुना है। तो कह सकते हैं कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में जो कांग्रेस है वो हरिद्वार ग्रामीण में अपना जनाधिकार यहाँ पर कम होता दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा एक बार फिर से उस क्षेत्र में प्रबल दावेदार यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भाजपा जरूर उठाएगी और वो अपना, जिस तरह से एक दिन पूर्व जो सांसद हरिद्वार है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने हरिद्वार जिला पंचायत में अपने भाजपा के जो बोर्ड है उसके गठन की यहाँ पर बात कही थी। उन्होंने पूरा दावा किया था और उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी यहाँ पर दी थी कि उनका जल्द ही जो जिला पंचायत है उसमें बोर्ड बनने जा रहा है। बिल्कुल विकास, और भाजपा के लिए बात करें तो बीजेपी हमेशा ही किसी भी स्तर का चुनाव हो, बीजेपी अपनी पूरी कोशिश बहुत पहले से ही शुरू कर देती है और यही यहाँ पर भी देखने को मिला था। बीजेपी की तरफ से तमाम रैलियां भी की गई थी और जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा था, अब वहां पर बीजेपी की जो खुशफहमी है वो सही साबित होते हुए नजर आ रही है। स्थिति बीजेपी की काफी अच्छी बताई जा रही है। विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार पंचायत चुनाव से मिले जो अभी तक के परिणाम के नतीजे जो है उससे बीजेपी में खुशी की लहर है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी को उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल मिलने लगा है, जिसमें उम्मीद से ज्यादा परिणाम बीजेपी के पक्ष में अभी तक आए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत दोनों में ही बीजेपी का बोर्ड बनेगा और निर्दलीयों को का भी समर्थन बीजेपी को इस दौरान मिलेगा। तो जिस तरीके से चुनाव के नतीजे अभी सामने आए हैं उनको देखने के बाद बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे चुनाव के परिणाम को कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बताया है। देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से इस बार हमको आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। हम अपना बोर्ड जिला पंचायत बनाने जा रहे हैं और जो निर्दलीय भी जीते हैं मुझे पे लगभग 10-12 निर्दलियों के भी फोन आ गए समर्थन में। तो मैं कह सकता हूँ प्रचंड बहुमत के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में विजय हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य अब धनबल वाले नेताओं से दूरी बनाकर रखें जो बिना काबिलियत के जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनने की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि काबिलियत रखने वाले प्रत्याशी को ही जीते हुए सदस्य वोट दे, जिससे हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख योग्य व्यक्ति बन सके। और उम्मीद करता हूं कि जो भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य जीते हैं या जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं वो धन पशुओं से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे और योग्य उम्मीदवार जो कार्य करे, जो सेवा करे जनता की, उसके साथ खड़े होंगे। ऐसा मेरा उनसे अपील भी है और ऐसी मेरे को उम्मीद भी है, क्योंकि इस समय पूरा भारत जो है वो परेशान है, लोग और जनता त्रस्त हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। उन समस्याओं का निदान करने वाले लोग सब एकजुट होकर किसी योग्य व्यक्ति को आगे लाने का काम करेंगे ताकि आने वाला समय ग्रामीण लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर। अंकिता हत्याकांड के बाद शासन प्रशासन हरकत में आया है। डीएम नैनीताल के आदेशों के बाद कालाडूंगी एसडीएम रेखा कोहली के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पर्यटन विभाग और पुलिस विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अनियमितताएं पाए जाने पर 10 रिजॉर्ट्स को और साथ ही साथ 10 रिजॉर्ट्स के खिलाफ 10-10 हज़ार रुपए के चालान की कार्रवाई की है और 3 रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है। एसडीएम रेखा कोहली ने बताया है कि अनियमितताएं पाई गई थी यहां पर और जिसके बाद 3 रिजॉर्ट जिसमें बरार रिजॉर्ट, लोहागढ़ कॉर्बेट रिजॉर्ट और उत्तरांचल क्लब रिजॉर्ट को अग्रिम आदेशों तक के लिए सील किया गया है। निर्देश के अनुसार जितने भी हमारे रिजॉर्ट है, प्रतिष्ठान है, उनमें लगातार हमारे द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है
और जिसमें भी कुछ अनियमितताएं पाई जा रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका GST नहीं है या अन्य कोई अनियमितताएं वहाँ पाई जा रही है, तो नियमानुसार उनको सीधी कार्रवाई की जा रही है। इसमें पर्यटन विभाग है, पुलिस प्रशासन है और राजस्व विभाग की टीमें वहाँ पर जा रही है, उनको नियमानुसार सील की कार्रवाई। राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही आम आदमी पार्टी ने देहरादून में सरकार के भ्रष्टाचार की शव यात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि आप पार्टी तब तक खामोश नहीं होगी जब तक सरकार आम जनता के साथ न्याय नहीं करती। और ये तस्वीरें देखिए, देहरादून में ये यात्रा निकाली गई सरकार के खिलाफ। आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल देखने को मिला। आम आदमी पार्टी लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जब तक राज्य में भ्रष्टाचार रहेगा उसके खिलाफ लड़ती रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य में भाजपा सरकार के राज में व्याप्त भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले, हैवानियत और जो ये हवस के शिकारी हैं, इनके आतंक से राज्य को मुक्ति दिलाने के लिए हमने आज गांधी पार्क से लक्की बाग शमशान घाट तक शव यात्रा कार्यक्रम निकाली है। ये शव यात्रा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार की शव यात्रा है। अंकिता का हत्यारों को फांसी देने की यात्रा है। तो इस यात्रा में हमारे आम आदमी पार्टी के सिपाही बढ़ चढ़ करके जिन्होंने भाग लिया, मैं उन सबको धन्यवाद। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।